हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक हैं। जैसे कि इंडियन पॉलिटी की क्लासेस हम ले रहे थे, जिसमें हम पढ़ रहे थे भाग और अनुच्छेद के बारे में, मतलब पार्ट और आर्टिकल के बारे में, जिसमें भाग एक, भाग दो और भाग तीन कंप्लीट हो चुका था। भाग एक में पढ़े राज्य एवं संघ, भाग दो में पढ़े हम नागरिकता और नागरिकता से संबंधित जितने प्रावधान थे, भाग तीन पढ़े हम मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट के बारे में। भाग एक में कितने आर्टिकल थे? 1 से लेके 4 तक। भाग दो में थे 4 से लेके 11 तक। भाग तीन में थे 12 से लेके 36 तक। हम पढ़ रहे थे भाग चार। भाग चार में हम पढ़ रहे थे आर्टिकल 36 से 51 तक। भाग चार का नाम था राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसके बारे में हम एक क्लास ले चुके हैं। इस टॉपिक पर हम एक क्लास ले चुके हैं, जिस पर हम जितने भी आर्टिकल इसके अंतर्गत 36 से लेके 51 तक दिए गए हैं, उन सब पर हम बहुत ही डिटेल से चर्चा करेंगे और एक एक करके सारे आर्टिकल को हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज इस क्लास में हम शुरू करते हैं भाग चार। शुरू नहीं, एक क्लास हम ले चुके हैं, आगे के आर्टिकल पढ़ेंगे। जो कल आर्टिकल हम आपको बताए थे, उस पर हम थोड़ा सा रिकैप ले लेंगे, ताकि आप कल की क्लास से जुड़ जाए और उसके बाद आगे के आर्टिकल को हम डिटेल से पढ़ेंगे। एक एक आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझना जरूरी है, रटना नहीं है, रटने से भूल जाते हैं। तो आप कोई ट्रिक लगा के, हम ट्रिक भी बताएंगे, ट्रिक लगा के आप आर्टिकल्स को याद रख सकते हैं, ताकि एग्जाम में आपसे कोई भी कंफ्यूजन ना हो, कोई भी गलती ना हो, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही बड़े लेवल पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए आज क्लास की शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन। देखिए भाग चार। भाग चार क्या नाम है इसका? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, हम इसको बताए, इसको इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट में डीपीएसपी। हम बार बार डीपी और एसपी, डीपीएसपी कहेंगे, जिसका नाम है, जिसको इंग्लिश में, जिसका फुल फॉर्म है इंग्लिश का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, स्टेट पॉलिसी जिसका नाम है। अब इसके अंतर्गत हम कितने आर्टिकल पढ़ेंगे? तो हम कह सकते हैं 36 से 51 तक के आर्टिकल को हम इस भाग में कवर करेंगे, जिसमें से कुछ आर्टिकल हो चुके थे। तो देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल हो चुके थे। तो इसके बारे में थोड़ा बेसिक से फिर से जान जाइए कि जो भाग चार है, जिसमें भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है, वो कहाँ से लिए गए हैं? तो कहेंगे किस देश से लिए गए, किस देश के स्रोत से, कहाँ से लिए गए, इसका स्रोत क्या है? तो आप कहेंगे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। स्टेट पॉलिसी, ठीक है। अब इसमें हम 36 से 51 तक में कितने आर्टिकल को कवर कर चुके थे? तो 36, 37, 38, 39 एंड 40, इतने आर्टिकल पे हम चर्चा कर चुके थे। तो देखिए 36 में क्या कहा गया, 38 में क्या कहा गया, 39 में और 40 में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 39 का भी था, फिर 40 था, ठीक है। अब देख लेते हैं एक एक करके सारे आर्टिकल को। हम बहुत जल्दी देखेंगे क्योंकि इस पर हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। तो हम आपसे कहे थे कि आर्टिकल 36 कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा। नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा, परिभाषा। तो पूछेगा कि आर्टिकल 36 में किसकी चर्चा हुई है, कौन सा चीज मेंशन है? तो आप कहेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा। राज्य किसे कहते हैं, इस पर हम डिटेल से बताए थे, लेकिन यहाँ पर आप जान जाइए, राज्य वो है जो 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसके अलावा भी कुछ ऐसे संस्था है जो अपने आप में स्टेट है, उसी को हम राज्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर उस राज्य की वनली चर्चा नहीं हो रही थी, साथ साथ में उस राज्य की चर्चा हो रही है कि जो संस्था, यहाँ पर समझ लीजिए, जो संस्था अपने नियम कानून खुद बनाती है, अपने डिसीजन खुद लेती है, स्वतंत्र रूप से, बिना किसी बाहरी दबाव में आकर, मतलब बिना बाहरी दबाव में आए अपने डिसीजन, अपने नियम कानून जो संस्था खुद बनाए, वो अपने आप में स्टेट होती है। जैसे अगर परिभाषा से नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल से समझिए। जैसे यूपीएससी अपने आप में स्टेट है, क्योंकि उसके नियम अपने हैं,
उसके कानून अपने हैं, उसकी संस्था अपनी है और उसके एग्जाम अपने हैं। ठीक है। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, जिसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी, वो अपने आप में एक स्टेट है। किसकी? क्योंकि उसके रूल, उसके नियम, उसके कानून, उसकी परीक्षाएं अपने आप अपने खुद कंडक्ट कराती है, उस बिना किसी बाहरी दबाव में आए। जैसे रेलवे, फिर जैसे यूपी पुलिस, जैसे वो बीपीएससी, बिहार पुलिस, जैसे ये सब जो है अपने आप में एक स्टेट है। बस इतना समझिए। तो 36 में कहा गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा। 37 में कहा गया है कि आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। आप न्यायालयवाद, यह न्यायालयवाद नहीं है, वाद नहीं है। इसका मतलब क्या है? तो हम इसके पहले फंडामेंटल राइट पढ़े, जिसमें हम पढ़े कि अगर आपके मूल जितने भी मूल अधिकार है उसका हनन होता है, कोई आपसे छीनता है, तो आप आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आपके मूल अधिकारों का रक्षक होता है, आपके मूल अधिकार को वापस करेगा। लेकिन उसका उल्टा यहाँ पर है कि डीपीएसपी, मतलब इसमें स्टेट की बात की गई कि स्टेट अपने अपने इच्छा के अनुसार कुछ नियम प्रावधान बनाए हैं जो मानव के लोगों के कल्याण के लिए लागू करेगा। लेकिन अगर वो लागू नहीं करना चाहता तो उस पर आप कोई केस नहीं कर सकते, आप सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। बस उसी का उल्टा है। आर्टिकल 37 में सीधा कहा गया है कि ये उसके मन पर, स्टेट मतलब राज्य के मन पर स्थित है। राज्य चाहे तो दे, राज्य चाहे तो न दे, वह स्वतंत्र है। आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते। सीधा सीधा आर्टिकल 37 में मेंशन है। आर्टिकल 38 कहता है लोक कल्याण, लोक कल्याण की बात करता है। अब लोक कल्याण क्या है? आर्टिकल 32 कहता है कि जो राज्य है, राज्य लोगों के कल्याण के लिए कुछ योजनाएं देगी, जैसे वृद्धा पेंशन, जैसे विधवा पेंशन, जैसे जो सामूहिक विवाह होता है, जैसे बहुत सारी जो योजनाएं, उज्ज्वला योजना, ये सब जो मानव के कल्याण के लिए, कल्याण मानव का जो कल्याण हो, मानव का जो भलाई हो, उसके लिए जो योजनाएं लागू करेगी सरकार, वो आर्टिकल 38 के तहत लागू करेगी। लोक कल्याण के तहत, मतलब लोगों का जिससे कल्याण हो, ऐसी योजनाएं वो करेगी। जैसे वृद्धा पेंशन, जो असहाय हैं, विधवा पेंशन जिसके पति खत्म हो गए हो उनको विधवा कहते हैं, वो विधवा पेंशन उनको प्रोवाइड कराए। जैसे महिलाओं के लिए अलग से कुछ व्यवस्था करवाए, लोग जिससे जो पिछड़े हुए हों, लोगों का कल्याण जिससे हो सके, ऐसी योजनाएं अगर वो दे रही है तो सरकार देगी। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 38 के तहत देगी। अगर आर्टिकल 38 के तहत जो योजनाएं दे रही है, अगर वो लोगों के कल्याण के लिए, अगर वो सरकार मतलब राज्य चाहे तो देगी, राज्य चाहे तो ले भी सकती है, नहीं दे सकती, खत्म भी कर सकती है। इसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते, क्योंकि आर्टिकल 37 कहता है। 39 कहता है, 39 क्या कहता है? समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान वेतन किस आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल 39 में कहा गया है। आर्टिकल 39 में कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, मतलब मेल और फीमेल की बात की गई है कि अगर कोई महिला वही काम, जो काम पुरुष कर रहा है, वही काम अगर महिला कर रही है तो उसको समान वेतन दिया जाएगा, पुरुष के बराबर। ऐसा सरकारी संस्थाओं में, सरकारी जो कामकाज है उसमें कहा गया है। प्राइवेट में अभी भी भेदभाव होता है, जो पुरुष है उनको उसी काम के लिए ज्यादा पैसे मिलते हैं और वही काम अगर महिला करे तो उनको कम मिलता है। लेकिन सरकारी कामों में सीधा आर्टिकल 29 के तहत गया कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो, आर्टिकल 39 के तहत कहा गया है कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि समान कार्य के लिए लोगों समान वेतन दिया जाए, मेल और फीमेल को। ठीक है। और 39 का कहता है कि निशुल्क 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 सरकारी सहायता, निशुल्क कानूनी सहायता, निशुल्क कानूनी सहायता। ठीक है, सरकारी सहायता आगे है, निशुल्क कानूनी सहायता 39 में कहा गया है। 39 में कहा गया है कि आपको निशुल्क सरकारी सहायता दी जाएगी। जिससे निशुल्क सरकारी सहायता का मतलब आप ये समझ लीजिए, जिससे आप कोई क्राइम किए हैं और आपको पुलिस पकड़ के ले गई, 24 घंटे के अंदर वो जज साहब के सामने पेश करेगी। अगर आप कोई गंभीर अपराध किए हैं तो जो जज साहब हैं वो आपको जेल में डाल देंगे। जब जेल में डाल देंगे तो आपको ये अधिकार दिया गया है, आर्टिकल सरकार राज्य अधिकार देते हैं आर्टिकल 39 का के तहत कि आपको वकील रखने का अधिकार है, मतलब निशुल्क
निःशुल्क आपको वकील प्रोवाइड करवाएगी, क्योंकि आर्टिकल 39 का के तहत कहा गया है कि आपको निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी। आगे देखिए 40 40 क्या कहता है, पंचायती राज, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था मतलब आर्टिकल 40 में कहा गया है कि पहले देखिए क्या होता था कि गांव में कोई भी पंचायत पंचायत नहीं होता था, कोई भी ग्राम प्रधान नहीं होता था, सीधा एक एक एरिया में क्या होते थे, एक एक इलाके में क्या होते थे, सीधा विधायक होते थे। तो जो छोटे ग्रामीण लोग हैं उनकी समस्याएं सीधा विधायक के पास नहीं पहुंचती थी। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि हर ग्राम में एक ग्राम पंचायत होनी चाहिए और उस ग्राम का एक मुखिया होना चाहिए, जो लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, गांव का जो विकास है उनको लेकर के वो विधायक के पास सीधा जाए और काम करवाए, जिससे गांव का विकास हो सके। तो गांव की समस्याओं को सुलझाने के लिए पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया। ये कब, 2 अक्टूबर 1959 गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर ये योजना लागू की गई। और सबसे पहले कहाँ लागू की गई पूछेगा तो आप कहेंगे राजस्थान के नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में, नागौर जिले में, ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले में इसकी स्थापना सबसे पहले वहां पर ग्राम पंचायत की स्थापना हुई। सबसे पहले ग्राम पंचायत वहीं से शुरू हुआ। कब, 2 अक्टूबर 1959 को। लेकिन जैसा कि हम बताए कि राज्य के जो राज्य है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो ये व्यवस्था, ये योजनाएं लागू करेगी कि नहीं। अगर मन चाहा तो करेगी, मन चाहा तो नहीं करेगी, उसके ऊपर, उसके मन के स्थिति ऊपर स्थित है कि वो लागू करेगी कि नहीं लागू करेगी। इसीलिए इसको कहाँ पर रख दिया गया, इसको रख दिया गया सूची में। देखिए अनुसूची जो जहाँ पर इसको कानूनी संरक्षण दे दिया अनुसूची में कहाँ रखा गया। तो आप हम बताए थे 72वां संविधान संशोधन हुआ था, जब अनुसूची पढ़ाए थे, संशोधन हुआ था 1992 में, और इसको कहाँ रख दिया गया, 92वां संविधान संशोधन में 1992 में अनुसूची में रख दिया गया। लेकिन एक आर्टिकल में भी है 243 का से लेकर के 68 तक के जितने भी आर्टिकल हैं वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जितनी व्यवस्थाएं उन सबकी चर्चा की गई है। ये तो थी 40 तक के आर्टिकल की बात की है। हम आगे के आर्टिकल की बात करते हैं। 40 के बाद हम देखेंगे सबसे पहले 41, 42, 43, 44, 45, 46 एंड 47 और 48। आज इतने आर्टिकल के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद जो बचा है आगे उसके आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे। तो कह रहा है कि कुछ दशाओं में आपको सरकारी सहायता मिलेगी, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता मिलेगी आपको। तो कौन से आर्टिकल में कहा गया है सहायता, कौन से आर्टिकल, आर्टिकल 41 में कहा गया है कि कुछ दशाओं में आपको सरकारी सहायता मिलेगी। जैसे कुछ दशाओं मतलब जैसे दिव्यांग हुए, दिव्यांग लोगों में बहुत सारे दिव्यांग कई कैटेगरी के आते हैं, कोई आंख से, कोई कान से, कोई हाथ से। तो दिव्यांग लोगों के लिए कुछ सरकारी सहायताएं मुफ्त में मिलेगी, ऐसा सरकार गारंटी देती है, ऐसा सरकार आदेश देती है आर्टिकल 41 के तहत। लेकिन अगर आपको सहायता नहीं मिलती तो आप न्यायालय नहीं जा सकते, ये बात आप याद रखिएगा। ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। 42 कहता है मनोचित दशा एवं प्रसूति सहायता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मनोचित दशा, सरकार के अंडर में जो जितने भी लोग राज्य में काम कर रहे हैं उनके मनोचित, मन की स्थिति को, उचित दशा को देख करके उनको काम दिया जाए। जैसे अगर उनको कोई बीमारी हुआ है या कोई बहुत बड़ी बीमारी से चल रहे हैं तो उनका वेतन न काटा जाए, उनके मन की उचित दशा को देखते हुए उनको कुछ दिन के लिए अवकाश दिया जाए। ये तो था मनोचित दशा के लिए। अब प्रसूति सहायता क्या होता है, प्रसूति सहायता मतलब गर्भवती जो होती है उन स्त्रियों की बात की गई है कि जो काम करने वाली स्त्रियां हैं और गर्भवती हैं तो उनको एक्स्ट्रा काम ना दिया जाए जिससे उनकी हेल्थ पर या उनके बच्चे पर कोई इफेक्ट पड़े, और उनको लास्ट के 3 महीने छुट्टी दी जाए और उनका वेतन ना काटा जाए। ये मेंशन किया गया है आर्टिकल 42 में, आर्टिकल 42 में। अब देखिए आर्टिकल 43 क्या कहता है। 43 का एंड खा भी हमको पढ़ना है। 43 कहता है कि
निर्वाह योग्य मजदूरी। 43 कहता है निर्वाह योग्य मजदूरी। मजदूरी इस मतलब न्याय संगत वेतन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है निर्वाह योग्य मजदूरी कि आप अगर किसी आदमी से किसी मतलब पर्सन से जिस हिसाब से काम करवा रहे हैं उसी हिसाब से मजदूरी दे। जैसे अगर किसी से आप 8 घंटे काम करवा रहे हैं, उसकी मजदूरी 1000 हुई या 500 हुई, आप उसको 150 या 200 दे रहे हैं, तो ये उसके साथ न्याय संगत मजदूरी नहीं होगी, न्याय संगत वेतन नहीं होगा। मतलब उचित काम के लिए उचित मजदूरी देना ही निर्वाह योग्य मजदूरी और न्याय संगत वेतन होता है। जैसा किस आर्टिकल में कहा गया, सरकार को कहा गया है कि राज्य को कहा गया है कि जितने भी लोग हैं आपसे जो जुड़े हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको न्याय संगत वेतन दी जाए, निर्वाह योग्य मजदूरी दिया जाए। जैसे जिस हिसाब से वो काम करें उसी हिसाब से न्याय संगत वेतन दिया जाए, ना कि उनके काम के आधे दाम दिए जाए। मतलब जितना काम करे उनके आधार पर उन्हें उतना वेतन दिया जाए। आगे देखिए 44 क्या कहता है। 44 कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, UCC मतलब समान नागरिक समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता इसका मतलब क्या है? समान सिविल संहिता का मतलब होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसका मतलब ये है कि सरकार जो राज्य है, राज्य कितने लोगों को समान कानूनी संरक्षण दे। पहला है विवाह को, फिर तलाक को, फिर वसीयत को इतने तीन वर्ड को, विवाह, तलाक और वसीयत, 3 चीज को समान सिविल संहिता के तहत ये उनको अधिकार दिया गया है कि उनको कानूनी संरक्षण दे। मतलब सबको इक्वली उसमें ट्रीट करे, इक्वली उनको न्याय दे। किस आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल 44 में। अगर पूछेगा समान सिविल संहिता किसमें चर्चा की गई है, किस आर्टिकल में, तो आप कहेंगे आर्टिकल 44। 45 कहता है 2 लोगों की। सबसे पहले स्वास्थ्य, उसके बाद शिक्षा। अब देखिए स्वास्थ्य और शिक्षा की बात की गई है। कैसे स्वास्थ्य और शिक्षा की बात की गई है? तो सबसे पहले स्वास्थ्य में कहा गया है कि जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों की स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाए। उनको उचित टीकाकरण, उनको उचित पोषण, उनको उचित दवाइयाँ, उनका उचित इलाज करवाया जाए जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों को। और जन्म से नहीं, जब वो पेट में रहते हैं वहीं से 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को। और शिक्षा कहाँ दी जाए? शिक्षा किस 6 से प्रारंभिक शिक्षा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मतलब प्रारंभिक शिक्षा। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। तो आप देख रहे हैं निःशुल्क स्वास्थ्य प्रोवाइड किया जाए और निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड किया जाए। स्वास्थ्य किसके लिए? 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। और 6 से प्रारंभिक शिक्षा दी जाए किसको? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। लेकिन यहाँ पर जो 45 में लिखा गया है कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए, उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। 0 से 6 वर्ष तक के लिए स्वास्थ्य, 6 से 14 वर्ष तक के लिए निःशुल्क एवं प्रारंभिक शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। लेकिन सरकार शिक्षा तो, स्वास्थ्य तो दे रही थी, लेकिन शिक्षा देने में वो असमर्थ थी, नहीं दे पा रही थी। इसीलिए संशोधन हुआ, 86वां संविधान संशोधन, और इसको मूल अधिकार में जोड़ दिया गया। 21 का के तहत इसको मूल अधिकार में जोड़ दिया गया। मूल अधिकार में कहा गया कि निःशुल्क 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। इसको मूल अधिकार में इसलिए जोड़ दिया गया क्योंकि मूल अधिकार बनने से आपसे प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं 46 कहता है एसटी और एससी के लिए विशेष प्रावधान किसको? एसटी और एससी के लिए विशेष प्रावधान किए जाए। 47 क्या कहता है कि 47 कहता है उचित पोषण आहार और नशीली दवाइयों पर रोक और मदिरा मतलब शराब पर रोक। तो किसकी बात की गई है? आर्टिकल 47 में कहा गया है कि उचित पोषाहार मतलब जितने भी बच्चे हैं जो खा पी रहे हैं, जितने भी लोग हैं, उनके पोषण का विशेष ध्यान दिया जाए। उनके पोषण में बार बार मतलब कि
सैंपल को जांचा जाए कि वो उचित पोषण ले रहे हैं कि नहीं, कहीं मिलावटी चीजों का सेवन तो नहीं कर रहे हैं। इस सब की सरकार को ये मतलब अधिकार दिया गया है, सरकार को ये जिम्मेदारी दी गई है। आर्टिकल 47 के तहत कहा गया है उचित पोषण आहार की व्यवस्था की जाए, नशीली दवाइयों पर रोक लगाया जाए, शराब पर रोक लगाया जाए। तो अगर पूछेगा किस आर्टिकल के तहत कहा गया है कि नशीली दवाइयों पर रोक, शराब पर रोक और उचित पोषण आहार पर रोक, तो आप कहेंगे आर्टिकल 47 के अंतर्गत। 48 क्या कहता है? 48 कहता है कि पशुपालन पशुपालन और कृषि पशुपालन और कृषि कृषि और दुधारू दुधारू जानवरों की हत्या पर रोक, दुधारू जानवरों की हत्या पर रोक। तो अगर पूछेगा किस आर्टिकल के तहत कहा गया है कि पशुपालन को बढ़ावा दिया जाए, कृषि को बढ़ावा दिया जाए और जो दुधारू जानवर हैं, जो दूध देने वाले जानवर हैं, उनकी हत्या पर रोक लगाया जाए, तो आप कहेंगे आर्टिकल 48 के अंतर्गत। अनुच्छेद 48 कहता है कि पशुपालन को बढ़ावा, राज्य पशुपालन को बढ़ावा दे, राज्य कृषि को बढ़ावा दे, राज्य दुधारू जानवरों की हत्या पर रोक लगाए। 47 कहता है कि राज्य उचित पोषण की व्यवस्था करवाए, नशीली दवाइयों पर रोक लगाए और शराब पर रोक लगाए। 46 कहता है कि एसटी और एससी के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। एसटी एससी को हम डिटेल से अनुसूची में पढ़ा चुके हैं, इसलिए यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। 45 कहता है कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का उचित स्वास्थ्य की व्यवस्था करवाए सरकार, मतलब राज्य, और शिक्षा की व्यवस्था भी करवाए। तो शिक्षा अगर पूछेगा तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है और 86वां संविधान संशोधन करके 21 में मूल अधिकार में भी जोड़ दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। 44 कहता है कि समान सिविल संहिता सबके लिए समान सिविल संहिता लाए, जिससे जितने विवाह के प्रावधान है वो सबके लिए बराबर हो, तलाक के जो प्रावधान है वो भी सबके लिए बराबर हो और वसीयत की जो प्रावधान है वो भी सबके लिए बराबर हो। 43 कहता है निर्वाह योग्य मजदूरी मतलब न्याय संगत मजदूरी किसको मिले? निर्वाह योग्य मजदूरी, न्याय संगत मजदूरी मतलब जो जिस हिसाब से काम कर रहा हो उसकी मेहनत के अनुसार उसको उचित वेतन दिया जाए, न्यायपूर्ण वेतन दिया जाए, ना कि उसके साथ कोई अन्याय हो। जैसे कि अगर वो 100 रुपए का काम 500 का काम कर रहा है दिन भर, 500 के लिए आप उसको मतलब कोई काम करवा रहे हैं, उसकी मजदूरी 500 हो रही है तो आप उसे 150 नहीं दे सकते, 500 ही दीजिए। मतलब न्याय संगत मजदूरी का ख्याल करेगी सरकार। कौन? मतलब राज्य सरकार राज्य करेगी। 42 कहता है मनोचित दशा प्रसूति सहायता। मनोचित दशा मतलब क्या होता है कि अगर किसी की कोई बीमार है तो उसको कुछ दिन के लिए छुट्टी दे सरकार, राज्य छुट्टी दे और उसका वेतन ना काटे। प्रसूति सहायता मतलब गर्भवती स्त्रियों का स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनसे ज्यादा काम न करवाए और लास्ट के 3 महीने उनको छुट्टी दे और उनका वेतन न काटे जब तक उनको बच्चा ना हो जाए। और 41 क्या कहता है कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता दी जाए। किसको दी जाए? राज्य देगी वहाँ के नागरिकों को कुछ दशाओं में, जैसे दिव्यांगों को। ठीक है, कुछ दशा मतलब जिसकी दशा बहुत खराब है, जो जिस पर कोई काम नहीं कर रहा, उस पर सरकार की जिम्मेदारी बनती है तो कुछ दशाओं में उनको कुछ स्पेशल सहायता दी जाए, सरकारी सहायता दी जाए। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 41 में। अब देखिए 43 का क और ख हम देख लेते हैं। 43 के क में कहता है कि उद्योग प्रबंधन, सरकार जो उद्योग प्रबंधन करवा रही है, उद्योग को बढ़ावा जो दे रही है, प्रबंधन करवा रहे हैं, उसमें कामगारों की जो कामगार हैं, जो मजदूर हैं, उनकी भी भागीदारी हो। जैसे अगर कोई उच्च लेवल का कोई है, वो नीचे के जो है वो अपनी समस्या उच्च लेवल तक नहीं पहुंचा सकते, जिस एरिया या जिस क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, तो उस राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि जब वो उद्योग का प्रबंधन करवाए तो कामगारों की भी उसमें भागीदारी दे। और ख कहता है कि सहकारिता को, राज्य सहकारिता को बढ़ावा देगी। तो इसमें 43 में 2 और भी उप आर्टिकल थे। आर्टिकल का और ख का कहता है कि उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी हो। ख कहता है कि राज्य सहकारिता को बढ़ावा दे। तो ये थे, यहाँ पर छूट गए थे का और ख, इसको भी हम देख लिए। तो एक बार हम देखेंगे 48 के बाद 49, 50, 51, ये 3 आर्टिकल को हम कल पढ़ेंगे और उसी कल पढ़ करके हम भाग 4 को फिनिश करेंगे, भाग 4 को कंप्लीट करेंगे। आज टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आज के 3 आर्टिकल को कल
नहीं आज पढ़ा रहे हैं, कल पढ़ाएंगे, बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे। तो एक बार हम देख लेते हैं, तुरंत हम पूरे जितने भी आर्टिकल को पढ़े। सबसे पहले हम क्या पढ़े? 36। हम पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा। देखिए 36 कहता है राज्य के नीति निदेशक तत्व की परिभाषा। 37 कहता है कि अगर राज्य आपके जो अधिकार हैं, जो आप काम करना चाह रहे हैं, योजना अगर नहीं दे रही है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते। 38 कहता है लोक कल्याणकारी योजनाएं। और 39 कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 का क्या कहता है कि रोजगार प्रबंधन में उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। 39 का कहता है 39 का कहता है सहकारिता को बढ़ावा। 40 क्या कहता है? 40 कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। 38 कहता 39 कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का और खा भी बताया। 41 क्या कहता है? कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। 41 कहता है कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। 42 कहता है कि मनोचित दशा एवं प्रसूति सहायता। 43 कहता है कि निर्वाह योग्य वेतन और क्या न्याय संगत वेतन। 43 का और खा भी देख लिए। 44 देख लेते हैं। 44 कहता है समान सिविल सहायता, जिसमें विवाह और तलाक और किस चीज की बात की गई है? वसीयत की बात की है। 45 कहता है कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को उचित स्वास्थ्य की व्यवस्था सरकार करवाए, राज्य करवाए। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दे। उसके बाद 46 के बाद 47 कहता है कि एसटी और एससी को विशेष प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 46 के तहत। फिर 47 कहता है कि पोषाहार, नशीली दवाइयों पर रोक और शराब पर प्रतिबंध लगाएगी। 48 कहता है कि राज्य जो है पशुपालन और कृषि को बढ़ावा देगी, साथ ही साथ दुधारू जानवर जो है उनकी हत्या पर रोक लगाएगी आर्टिकल 48 के तहत। 49, 50 और 51 इस 3 आर्टिकल को हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। आई होप आपकी समझ में ये सारे आर्टिकल आ गए हों। तो कल की क्लास में हम देखेंगे और भी आर्टिकल के बारे में। आज का ये क्लास आपको कैसा लगा है जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं अच्छा लगा है तो आप बेसिक डिसलाइक कर सकते हैं। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा है तो आप लाइक करके जरूर जाइएगा। आप कमेंट भी कीजिएगा क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए प्रेरणा का काम करता है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव बी हैप्पी।